बुक रीडिंग के क्रम में ये काफ़ी दिन बाद मैं फिर से अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये जो है यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड साइंटिस्टों के नाम दिया हुआ है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो उसको मैं ट्राई करूँगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कि आप लोगों को सिंपल हो जाए। तो पहला जो टर्म्स है इरिगेशन एग्रोनॉमी। तो इरिगेशन एग्रोनॉमी से जो साइंटिस्ट हैं वो रिलेटेड हुए हैं डॉक्टर एन जी दास्तानी। और इन्होंने इरिगेशन के एरिया में काफ़ी काम किया था। इवन FAO में इन्होंने एज ए एडवाइजरी का भी इन्होंने काम कर रखा है इरिगेशन से रिलेटेड। उसके बाद है दूसरा है वो है क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम से जो रिलेटेड साइंटिस्ट हैं वो है डॉक्टर SS बेंस। आपको बता दूं, डॉक्टर SS बेंस जो आप रिले क्रॉपिंग का नाम सुना होगा आपने, उस कंसेप्ट को इन्होंने इवॉल्व किया था और क्रॉपिंग सिस्टम पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न है क्या। तो दोस्तों इसको थोड़ा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे क्रॉपिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ये एक कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। इट रिप्रेजेंट क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्स, अदर फार्म इंटरप्राइजेस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमाइन देयर मेकअप। तो याद रखिए क्रॉपिंग सिस्टम एक कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। एंड सिस्टम ये सिस्टम की बात करता है और इंटरेक्शन की, जो फार्म इंटरप्राइजेस आपके हैं उस एरिया में अवेलेबल हैं, या रिसोर्सेज जो हैं उनका जब इंटरेक्शन होगा, आपका जो पैटर्न आप यूज किए रहेंगे और उसका इंटरेक्शन विथ द फार्म रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और वो फाइनली मेकअप करता है एक उसके फार्मिंग सिस्टम का वहाँ का। अब जैसे मैं आपको बात करूँ कि राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, तो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम एक आप देखोगे इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया में काफ़ी वाइड स्प्रेड है। क्यों है? क्योंकि गंगा कैनाल जो है एक रिसोर्स, जो है वाटर एक रिसोर्स है, तो उसका एक इंट्रैक्शन है उसके साथ। तो इसको क्या, दैट्स वाई हम जब क्रॉपिंग सिस्टम का बात करते हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम एक बहुत वाइडर एरिया को डिनोट करता है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनसे उनका इंटरेक्शन होता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी जो लोकली टेक्नोलॉजी है उनसे उनका इंटरेक्शन होगा। पैटर्न नहीं है लेकिन उनका इंटरेक्शन है। बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन हम उसको क्या करेंगे, उसको प्रोनाउंस करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। अब जैसे क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर रहा है, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन ए यूनिट एरिया। कि मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में एक प्रोपोर्शन एरिया में कौन कौन सा क्रॉप आप ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या कहता है आपका, वो पैटर्न है आपका। एंड इट इंडिकेट ईयरली सीक्वेंस और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एंड फैलो इन एरिया। तो आप इसको ईयरली सीक्वेंस कैसा आपका है, और स्पेशली मीन्स आप प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड में कौन कौन सा क्रॉप ले रहे हो। मान लीजिए कोई आपका ये प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है, अब इसमें कौन कौन सा आप क्रॉप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेशियल अरेंजमेंट हो गया ना, कि यहाँ पर कुछ और ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर और कुछ और। तो ये एक तरह से आपका पैटर्न है इन ए पार्टिकुलर एरिया, इन यूनिट एरिया एंड इन ए आपका टाइम पीरियड। तो इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न। लेकिन सिस्टम जब बात करेंगे तो सिस्टम का उस क्रॉपिंग पैटर्न का वहाँ के रिसोर्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, जब उस सेंस में बात करेंगे तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। SRNF, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो आपसे बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो साइंटिस्ट थे एग्रोनॉमी डिवीजन ऑफ IRI में, इन्होंने काफ़ी काम किया था इस स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से, तो इसलिए ही इज एसोसिएटेड विथ स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो आप स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या मतलब, सीधी टर्म ही इंडिकेट करता है कि स्लो रिलीज नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का रिलीज होगा वो स्लो होगा। वो कैसे हो सकता है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लो सॉल्युबल कंपाउंड हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइजर नाइट्रोजन प्रोडक्ट होगा वो फिजिकल बैरियर के द्वारा स्टॉप किया जाएगा। और उसके बाद इनऑर्गेनिक लो सॉल्युबल कंपाउंड हो सकता है, और कुछ ऐसे नाइट्रिफिकेशन और यूरियस इनहिबिटर अगर इनका आप यूज करोगे तो आपका नाइट्रिफिकेशन जो क्या होता है वो स्लो हो जाएगा। तो ये चारों आपके क्या हैं, एक तरह से स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को हेल्प, मतलब उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है उसको स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बना देते हैं। जैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लो सॉल्युबिलिटी कंपाउंड की बात करें तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू बायोलॉजिकली डिकम्पोजिंग कंपाउंड सच एज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड केमिकली डिकम्पोजिंग कंपाउंड सच एज IBDU। काफ़ी ये पूछा जाता है, आइसोब्यूटाइलिडीन डाईयूरिया, ये केमिकली डिकम्पोजिशन होता है, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो उसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक।
उसके बाद फर्टिलाइजर नाइट्रोजन प्रोडक्ट विथ फिजिकल बैरियर, जो उसके बाद कोई मान लीजिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उसके ऊपर कोई कोट बना लगा देंगे, जैसे कि वो कोट किसका हो सकता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर का हो सकता है, रेजिन का हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक सल्फर का लगा देंगे, तो क्या होगा, वो रिलीज जो है नाइट्रोजन का उसको स्लो कर देगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक लो सॉल्युबल कंपाउंड, जैसे इसमें क्या है, मेटल अमोनियम फास्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट है, पार्शियली एसिडेटेड रॉक फास्फेट, इन सब का अगर आप यूज कर दोगे तो वो रिलीज को स्लो कर देता है। और उसके बाद नाइट्रिक आयरन जो है वो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपका नाइट्रिफिकेशन एंड यूरियस इनहिबिटर को। ये क्या करता है, इस जो नाइट्रिफिकेशन और यूरियस एंजाइम है उनको स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो रिलीज पैटर्न है आपके यूरिया का, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, उसको आप गवर्न कर सकते हैं, जिससे कि लीचिंग और लॉसेस नहीं होगा नाइट्रोजन का। काफ़ी काफ़ी समय में क्या होता है कि नाइट्रोजन लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेरी फास्ट रिलीज। आप देखते होंगे यूरिया में अगर पहले जिंक कोटेड यूरिया नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, उनकी इफिशियंसी कम होती थी, सुपर ग्रेन्यूल नहीं थे, स्मॉलर थे, तो उनका लॉस ज़्यादा होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने और साइंटिस्ट ने इस तरह से इवॉल्व किया कंसेप्ट को, कैसे हम रिलीज पैटर्न को गवर्न कर सकें। उसके बाद CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट, तो इस जो आपका क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है वीट में होता है, आपको पता होगा, ये इरिगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इस स्टेज पे पानी देना बहुत ही आवश्यक है। और इसको इस कॉन्सेप्ट को जो किसने किया था, BL भारद्वाज, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस स्टेज को आइडेंटिफाई किया था। तो वो जो एसोसिएटेड हैं वो किससे हैं, CRI स्टेज से। उसके बाद बात कर रहा है फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। तो बता दूं फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो साइंटिस्ट हैं वो कौन, निकोलस 1963 में इन्होंने इस टर्म्स को इवॉल्व किया। और फंक्शनल न्यूट्रिएंट है क्या, आप देखोगे कि ये एक्चुअली थे कहाँ, लॉस स्टोन इंस्टीट्यूट जो USA का, इन्होंने प्रपोज किया द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट फॉर एनी मिनरल एलिमेंट दैट फंक्शन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म वेदर और नॉट इट्स एक्शन इज स्पेसिफिक। आपको बता दें कि आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट का नाम तो सुने हैं, 17 जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे जैसे सोडियम है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है, इनका भी एक कुछ मेटाबॉलिज्म में एक्शन होता है। तो जो एसेंशियल है वो तो उनका अलग क्राइटेरिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे मिनरल्स हैं और जिनका फंक्शन है प्लांट मेटाबॉलिज्म में, आइदर उसका फंक्शन स्पेसिफिक हो चुका है या नहीं हो चुका है, लेकिन उनको भी हम इंक्लूड करेंगे कि वो रिक्वायर्ड हैं। तो इसलिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लस जो ऐसे एलिमेंट मिनरल्स हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो इस तरह से आपके 17 जो हैं एसेंशियल हो गए और 4 और हो गए, जो जैसे सोडियम है, कोबाल्ट है, वेनेडियम है और तो सिलिकॉन है। तो ये सब जो मिला दोगे जब आप 4, तो 21 जो आपके क्या हो जाएंगे, आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये है अबाउट द फंक्शनल न्यूट्रिएंट, और इस कंसेप्ट को जो प्रपोज किया था वो निकोलस ने किया था। उसके बाद एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया किसने दिया था, अर्नॉन स्टाउट 1939 में, और फिर उसके बाद रिफाइंड किया गया था बाई अर्नॉन ने 1954 में। तो एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है क्या, आपसे बता दूं, जैसे अब इसके 3 क्राइटेरिया हैं, जैसे आप देखोगे, पहला है कि ये प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द अब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद द एक्शन ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक विथ नो अदर एलिमेंट बीइंग एबल टू कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट फॉर इट, मतलब कोई दूसरा उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता अगर वो एब्सेंट है तो। उसके बाद द एलिमेंट मस्ट बी शोन टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट इन न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं किसके, टू बी ए एलिमेंट्स, बी ए एसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, तो दीज आर द 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। उसके बाद जो टर्म्स है वो है एग्रोबायोलॉजी, उसको जो दिया था विलकॉक्स ने। तो एग्रोबायोलॉजी है क्या, आप देखोगे ये एक साइंस है ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन रिलेशन टू सॉइल कंडीशंस, स्पेशली टू डिटरमाइन द वे टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। तो ये एग्रोबायोलॉजी एक साइंस है जो कि डील करती है किससे, प्लांट न्यूट्रिशन से और ग्रोथ विद रिलेशन ऑफ
सॉइल कंडीशन, उसकी सॉइल की कंडीशन को रखते हुए इन द टर्म्स ऑफ सॉइल कंडीशन, और हाउ वी कैन डिटरमाइन और वी कैन इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम ए एरिया, उस साइंस को क्या बोलते हैं? एग्रोबायोलॉजी बायोलॉजी बोलते हैं। और आप देखोगे ये किससे किससे कंसर्न है आपका? पहला एनिमल हेल्थ वेलफेयर से, प्लांट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से, और उसके बाद ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। वी विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द प्लांट, और ग्रोथ की भी स्टडी करेंगे, और बाय कंसिडरिंग द सॉइल कंडीशंस आल्सो। तो इन सब का जो साइंस है, थ्रू दैट वी हैव टू इंक्रीज द आवर क्रॉप यील्ड, और इस साइंस को क्या बोलते हैं? एग्रो बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर जो दिया है इरिगेशन वाटर एंड कम्युलेटिव पेन इवापोरेशन रेशियो, ये जो टर्म है ये रिलेटेड है किसे? परिहार जी से। और ये है क्या? एक्चुअली ये एक रेशियो है किसका? आप जो इरिगेशन वाटर सप्लाई करते हो और क्या कम्युलेटिव पेन इवापोरेशन होता है उस एरिया में। तो उस रेशियो को यूज करते हैं किसमें? इरिगेशन शेड्यूलिंग में। अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें तो क्या है इरिगेशन वाटर का और कम्युलेटिव पेन इवापोरेशन रेशियो, ये क्या करता है? द यूज ऑफ इस रेशियो का इज यूज टू सजेस्ट एज ए सजेशन फॉर किसके लिए? शेड्यूलिंग द इरिगेशन। जब और है कैसे करता है ये 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 अप्रोच किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन क्लोज एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ क्रॉप इवापोरेशन विथ पैन इवापोरेशन। क्योंकि जो रेशियो हम आइडेंटिफाई करते हैं कितना वाटर हमने सप्लाई किया और कितना कम्युलेटिव पैन इवापोरेशन हुआ, वो एक डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ? विथ क्रॉप इवापो ट्रांसपायरेशन के साथ। तो जिससे कि हम इरिगेशन को क्या कर सकते हैं? शेड्यूल कर सकते हैं। इस रेशियो को इसलिए यूज करते हैं किसमें? इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए। उसके बाद जो है ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट, तो इस कॉन्सेप्ट को जो दिया था डॉक्टर गौतम जी ने, इस टेक्निक को। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, जो कि जिस कॉन्सेप्ट को दिया था निकी बोरोविक ने 1950 में। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है आपको पता है? जैसे कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल एंड ए कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड दैट इज कांस्टेंट और प्लेस बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग दैट वेरिएबल इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 दिस इज द कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन में कोई फिट करोगे तो वो वैल्यू ऑलवेज बी ए कंटिन्यू, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देन यू विल गेट द सम इक्वेशंस फंक्शन। तो वो जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। उसके बाद ये H4 जो हाइब्रिड कॉटन की बात कर रहा है, तो इससे जो रिलेटेड साइंटिस्ट हैं वो डॉक्टर C.T. पटेल। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। इनका पूरा नाम था चंद्रकांत टी पटेल, और इन्हें कहा जाता है हाइब्रिड कॉटन का फादर। और इन्होंने सूरत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे वर्क किया था, एंड आफ्टर 2 डिकेड ऑफ कंटिन्यूअस रिसर्च एफर्ट्स सक्सेसफुली उन्होंने डेवलप किया इंट्रा स्पेसिफिक, याद रखिए इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। जो H4 था वो इंट्रा स्पेसिफिक था, और किसके किसके बीच में था? क्रॉसिंग बिटवीन गुजरात 67 एंड अमेरिकन नेक्टरी लेस वैरायटी, तो उसको बोले क्या? हाइब्रिड 4। तो ये थी समथिंग अबाउट द H4 वैरायटी। और इसकी जो इल्ड थी 80 to 100 क्विंटल्स आपका पास पर हेक्टेयर हमने अचीव कर लिया जब इस वैरायटी को हमने डेवलप कर लिया। तो ये था कुछ हमने इसको ट्राई किया, इस टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और कुछ लेवल पर मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में भी आया होगा। और इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना।